अच्छा, ये जो पहले वी शुड डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू ईस्ट पाकिस्तान ना। अगेन जो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना, वो नॉर्मली मेन फैक्टर्स इन द सेपरेशन ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान। अगर हम मेन फैक्टर्स की हम बात करें तो ये 4-5 ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल रीजंस पे आता है क्वेश्चन, वो द पॉलिटिकल रीजंस द मोस्ट इम्पोर्टेंट factor in the creation of the East Pakistan, then the separation of the East Pakistan. Do you agree, disagree? फिर economic factor पे आता है कि economic reasons were the more important. फिर geographic factor पे भी आया हुआ है। पास पेपर्स में 3 तरह के क्वेश्चन हैं। और चौथा जो फैक्टर है वो सोशल डिफरेंसेस भी थे बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और जो पांचवा फैक्टर है रोल ऑफ इंडिया या इंडियन इन्वॉल्वमेंट, या जो उस वक्त की जो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स थी, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, उसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था इन द क्रिएशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अगर हम लेटेस्ट क्वेश्चन देख लें एक दो, तो उससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी। खासतौर पर ये तो रिलेशन से रिलेटेड है। खासतौर पर ये देखें, were the political concerns more important than the economic ones in the creation of बांग्लादेश? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन कम होता है। ये 2 एंडेड क्वेश्चन, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिस्कस करना है इन द क्रिएशन ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान। अब दूसरा ये क्वेश्चन देखें, जैसे ये है पॉलिटिकल factors were more important than any other factor in the creation of Bangladesh in 1971। इसमें आप सारे जो फैक्टर्स हैं वो लिख सकते हैं। फिर एक ये जो मैंने अभी बताया था जियोग्राफिक फैक्टर जो था, या जियोग्राफिक पोजीशन है, इस पे भी आ चुका हुआ है। फिर ये जो 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स भी बेसिकली पॉलिटिकल रीजंस है। 6 पॉइंट्स में बहुत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं कि उनकी वजह से जो है वो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बन गया इनटू बांग्लादेश। फिर 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन भी आता है वो सिंपल होता है, वो इन्हीं से मिलके ही आता है। जैसे वाई डिड ईस्ट पाकिस्तान वांटेड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान एक लिहाज से, या क्यों वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। जैसे ये क्वेश्चन है, why did East Pakistan wish to become independent of the West Pakistan? इसके अंदर भी रीजंस हम वही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और जियोग्राफिक सारे के सारे इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। बाकी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, who was शेख मुजीबुर रहमान, या एक ये जैसे है what was the operation searchlight। ये तो हैं मेन क्वेश्चन जो हमारे आ सकते हैं। और बाकी जैसे मैं ओवरऑल अगर हम रीजंस देखें तो पाकिस्तान और जो पाकिस्तान की जो क्रिएशन थी उसमें ही कुछ चीज़ें इस तरह की थी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, उसमें डिस्टेंस था 1000 किलोमीटर टेरिटरी इंडिया का ना। तो इस तरह के मुल्क के अंदर एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाना और 2 रीजन्स को इंटीग्रेट करना काफी मुश्किल था। ऑल्दो गवर्नमेंट वाज ट्राइंग, मगर वो पॉलिटिकली उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हो पा रही थी बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो ये जियोग्राफिक फैक्टर वाज ऑलवेज देयर। फिर अगर हम बात करें शुरू से पॉलिटिकल रीजंस की, अगर हम बात करें तो पहला जो मामला उठा था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, दैट वाज ऑफ द इकोनॉमिक पैरिटी का। समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान को कैसे चलाया जाए। एक इतना बड़ा प्रोविंस था जिसकी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन थी 55%, बाकी स्मॉलर प्रोविंसेस थे 1 थे। तो पहले उन्होंने कहा कि पैरिटी होनी चाहिए कि दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान सीट्स बराबर होनी चाहिए। तो वो ईस्ट पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वो ये समझते थे वो उनकी जो मेजोरिटी है उसको वो तस्लीम नहीं किया जा रहा, कि दे आर 55%, मगर दे आर जस्ट गिवन द 50% सीट्स इन द नेशनल असेंबली। फिर दूसरा लैंग्वेज पे इशू आया कि
East Pakistan was not prepared to forget the Bengali language for the sake of the Urdu. तो शुरू में उसको भी सही तरीके से रिजॉल्व नहीं करवाया जा सका। फिर वहाँ पे लैंग्वेज क्राइसिस हो गए, रायट शुरू हो गए 1951 में। फिर पुलिस केम इन एक्शन और उन्होंने फायर किया, उसमें स्टूडेंट्स वर किल्ड। तो वहाँ से लैंग्वेज इशू से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान डिफरेंसेस डेवलप होने शुरू हो गए। फिर लैंग्वेज का मिलता है। हाँ, खास तौर पे अयूब खान के टाइम में, ऑल्दो वो इतना फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, वो ये कहते हैं कि ज्यादातर जो प्राइम मिनिस्टर्स या जो गवर्नर जनरल्स थे वो वेस्ट पाकिस्तान से थे। ये फैक्चुअली करेक्ट बात नहीं है, वो ईस्ट पाकिस्तान से भी थे। अगर हम शुरू से काउंट करें, चलें, कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान बोथ वर फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान। फिर लियाकत अली खान के टाइम में जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन था वो गवर्नर जनरल बना, वो ईस्ट पाकिस्तान से था। फिर जो गुलाम मोहम्मद, यस ही बिलोंग्स टू वेस्ट पाकिस्तान। फिर चौधरी मोहम्मद अली जो प्राइम मिनिस्टर था, ही बिलोंग टू ईस्ट पाकिस्तान। उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा के बाद चौधरी मोहम्मद अली, वो वेस्ट पाकिस्तान से था। फिर हुसैन सईद सोहरवर्दी जो था, अगेन ही वाज फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान। और गुलाम मोहम्मद के बाद जो गवर्नर जनरल बना इस्कंदर मिर्जा, वो भी ईस्ट पाकिस्तान से थे। तो एक टाइम वो भी आया था कि प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जनरल या प्रेसिडेंट बोथ वर फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान। हाँ, अयूब खान के टाइम में ये बात प्रॉब्लम हुआ कि ज्यादा जो डोमिनेशन थी वो वेस्ट पाकिस्तान की थी। तो उस दौरान वो वहाँ पे फिर वो जो डिफरेंसेस बढ़ते गए। फिर वो जो अवामी लीग थी, उनका जो लीडर था शेख मुजीबुर रहमान, उसने ही गेव हिज फेमस 6 पॉइंट्स। अब 6 पॉइंट्स में बेसिकली वो क्या चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान की और वेस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटली डिफरेंट हो, इवन उनकी करेंसीज भी डिफरेंट हो, और जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो भी डिफरेंट हो। और दोनों जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अपनी मर्जी से किसी और मुल्क के साथ कोई भी इकोनॉमिक जो है वो ट्रीटी या निगोशिएशंस भी कर सकते हैं। इवन उनकी आर्मीज भी डिफरेंट हो। वो शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट्स दिए थे 1967 में। तो दोज बिकेम वेरी फेमस लेटर ऑन। बेसिकली वो ये चाहते थे कि उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, फुल कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो। इसी तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम देखें तो जो पहले ही मैंने कहा था कि ज्यादा डेवलपमेंट वेस्ट पाकिस्तान में थी, ईस्ट पाकिस्तान में बहुत कम। तो ये डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। ऑल्दो जब अयूब खान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, तो उसने शुरू में बड़े अच्छे स्टेप्स उठाए, जैसे he introduced the one man one vote policy। अब वन मैन वन वोट पॉलिसी क्या थी? वो ये थी कि जो जितनी पॉपुलेशन होगी उसके मुताबिक सीट्स दी जाएगी। ये नहीं होगी कि 55% ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान would be equal to 50% और जो 45% ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान आर इक्वल टू 50%। नहीं, उसने कहा कि जितनी जितनी पॉपुलेशन होगी उसके मुताबिक जो है वो सीट्स मिलेगी। ये दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिमांड ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, जो पूरी कर दी थी अयूब खान। फिर 6 पॉइंट्स में एक ये भी पॉइंट था कि डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये जो बेसिक डेमोक्रेसी वाला सिस्टम था ये नहीं होना चाहिए। तो अयूब खान ने वो भी इंट्रोड्यूस किया। अब अयूब खान ने आने के बाद उसने इंट्रोड्यूस किया कि हम इलेक्शंस करवाएंगे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। पहले इलेक्शंस होने थे अक्टूबर में, तो वहाँ पे काफी फ्लडिंग वाली सिचुएशन हो गई, तो वो इलेक्शन पोस्टपोन हो गए, नवंबर में हो गए। अब उसमें फ्लडिंग में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। फ्लडिंग में नेचुरल डिजास्टर में तो होता है, तो उसी दौरान फिर 1 महीने के बाद वो साइक्लोन आया, नोन एज साइक्लोन टोला। वो बहुत बड़ा डेवास्टेटिंग साइक्लोन था, उस वक्त दुनिया का फास्टेस्ट साइक्लोन था, और उसमें तकरीबन 500,000 पीपल वर किल्ड, 5 लाख तक। तो उसमें इंडिया ने ऑफर की कि हम मदद करते हैं ईस्ट पाकिस्तान की। तो उस वक्त जो हमारे रिलेशंस थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान के, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ किया कि वो डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो इंडिया को अलाउ नहीं करेंगे फॉर द इसके रिलीफ एक्टिविटीज़ के लिए। बाय रोड बाय लैंड आ सकते हैं, तो उसमें डिले हो गई। तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये तकलीफ हुई कि देखें यार, यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान ना खुद मदद कर रहा है ना इंडिया को करने दे रहा है। तो इससे डिफरेंसेस में और ज़्यादा इजाफा हुआ। तो पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम ही यही होता है ना कि जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं इनको ज़्यादा हाईलाइट करके अपने लिए वोट है। तो अवामी लीग वो नेशनलिस्ट पार्टी थी,
उसने इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया कि बंगाल के साथ बंगालियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो किसी भी मुल्क में इस तरह का होता है कि कहीं पे कुछ किसी एरिया में ज्यादा इकोनॉमिक डेवलप हो जाती है, किसी में कम होती है, ऐसा ऐसा वो सब मुल्क एड्रेस करता जाता है। मगर ये चीजें फिर सियासतदान जो थे वो ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान में लोगों में नफरत फिर बढ़ती जा रही थी। जब इलेक्शन हुए तो दोज इलेक्शन वर फॉर ऑन द 6 पॉइंट्स बेसिस कि शेख मुजीबुर जी रहमान ने कहा कि अगर मैं जीत गया तो मैं 6 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करूंगा। यानी कि एक लिहाज से पूरी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक लिहाज से फ्रीडम होगी ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये जो 6 पॉइंट्स थे वो वेस्ट पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं थे। वो ये समझ लेते थे इस तरह से मुल्क एक यूनाइट नहीं रह सकेगा, जैसे ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो जाएगा। पर जी जब इलेक्शन जो है तो इलेक्शन की सीट्स इस तरह डिवाइड किए गए कि देवर टोटल 300 सीट्स इन पूरे पाकिस्तान में। 162 सीट्स थी ईस्ट पाकिस्तान के लिए और 138 सीट्स थी वेस्ट पाकिस्तान की। तो 6 पॉइंट्स की बेसिस पे शेख मुजीबुर रहमान ने 160 सीट्स जीती ईस्ट पाकिस्तान से। फिर दो जो सीट्स थी वो किसी जी और पार्टी ने जीती, मगर अवामी लीग ने वेस्ट पाकिस्तान से कोई भी सीट नहीं जीती। यानी कि उनकी जो सारा का सारा फोकस था वो ईस्ट पाकिस्तान पे, कि वहां पे सर जुल्म ये हो रहा वोट्स के है। अकॉर्डिंग किया था ना उन्होंने? हाँ, वोट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी तो उनको सीट्स भी ज्यादा दी गई, जी जो पहले उनके ऐसे पास है। नहीं थी। और वेस्ट पाकिस्तान से 138 सीट्स में से पीपल्स पार्टी ने 81 सीट्स पे इलेक्शन जीता था और बाकी जो सीट्स थी बाकी और पार्टीज को। तो अब एक तरह से नेशनल पार्टी कोई भी नहीं थी जिनकी ईस्ट पाकिस्तान में भी सीट्स हो, वेस्ट पाकिस्तान में भी सीट्स हो। पीपल्स पार्टी की सारी सीट्स वेस्ट पाकिस्तान से थी और ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीट्स जो थी वो अवामी लीग की ईस्ट पाकिस्तान से थी। तो नो बडी वॉज टॉकिंग ऑफ द पाकिस्तान एज अ होल। हर कोई अपने ग्रुप के जी अपने इलाके के रीजनलिज्म की बात कर रहे थे। तो इस दौरान क्या हुआ कि ये अनाउंस हुआ कि 1 मार्च को नई असेंबली का सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें फिर नई गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म और जो नया प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्ट होगा और फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। मगर वेस्ट पाकिस्तान को और आर्मी को ये 6 पॉइंट्स एक्सेप्टेबल नहीं थे। वो ये चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान की प्रॉमिस करे कि इन 6 पॉइंट्स को वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। शेख मुजीबुर रहमान वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि उन्होंने लोगों में ओपनली कहा हुआ था कि मैं 6 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करूंगा, हाउ कैन ही बैक आउट। मगर अगर उसको हुकूमत दे दी जाती, खुद प्राइम मिनिस्टर बनता, तो शायद फिर उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती। मगर बिफोर उसको गवर्नमेंट देने से पहले वेस्ट पाकिस्तान की ये डिमांड थी, भुट्टो की और हुकूमत की ये डिमांड थी कि वो कम्प्रोमाइज करे। तो ही वॉज नॉट प्रिपेयर। तो फिर क्या हुआ कि जो 1 मार्च को नया सेशन होना था नई असेंबली का, जो फिर नई हुकूमत भी बननी थी, दैट वाज पोस्टपोन। हुकूमत ने वो पोस्टपोन करने फॉर द इंडेफिनिट पीरियड। तो इससे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में और गुस्सा आ गया। उन्होंने ये सोचा कि यार देखें, शेख मुजीबुर रहमान जो बंगाली था ही वाज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, और ये जो वेस्ट पाकिस्तान है वो नहीं चाहता कि बंगाली कोई प्राइम मिनिस्टर बने। तो फॉर दैट रीजन इट हैज हैपेंड। जी तो शेख मुजीबुर रहमान ने भी इस चीज को बड़ा एक्सप्लॉइट किया। तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए ईस्ट पाकिस्तान में। देयर वाज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द गवर्नमेंट और उसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दी। पुलिस कोई भी कोई कंट्रोल करने की सिचुएशन में ही नहीं था। अफरा तफरी वाली पूरी की पूरी ईस्ट पाकिस्तान में खास तौर पर। तो फिर नेगोशिएशन चलती रही और इवेंचुअली मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च अगेंस्ट द अवामी लीग 26 मार्च 1971 को, जिसमें अवामी लीग वाज बैंड। और उसमें अवामी लोग के काफी लोग मारे भी गए थे। काफी लोगों ने फिर वहां से तकरीबन कहते हैं कि 10 मिलियन से ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फिर माइग्रेट किया, इंडिया की तरफ चले गए। अवामी लीग के सिंपैथाइजर शेख मुजीबुर रहमान वाज अरेस्टेड। पहले आर्मी ने कंट्रोल भी कर लिया ना, मगर बाद में इंडिया की इंटरफेरेंस काफी ज्यादा बढ़ गई। मुक्ति बाहिनी वॉज एस्टेब्लिश्ड। अब मुक्ति बाहिनी क्या थी कि जो बंगाली ऑफिसर्स थे ना पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने भी रिबेल कर दिया था, जी क्योंकि वो देख रहे थे कि ये तो ज्यादती हो रही है बंगालियों के साथ। सिचुएशन इस तरह की सिविल वॉर हो गई थी ना, बेसिकली सिविल वॉर वाली सिचुएशन। जी सही है। तो वहाँ उन्होंने मुक्ति बाहिनी बनाई, जो रेबल ऑफिसर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स। फिर उसमें अवामी लीग ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। फिर उसको इंडिया ने भी सपोर्ट किया, इंडिया वाज गिविंग देम ट्रेनिंग एज वेल।
इस दौरान वर्ल्ड वॉर की पॉलिटिक्स भी थी कि इंडिया जो था फियरफुल था कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग हो जाती है तो अमेरिका उसकी सपोर्ट करेगा, चाइना उसकी सपोर्ट करेगा। तो इंडिया जो था उसने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की सोवियत यूनियन के साथ। जो पाकिस्तान का भी दुश्मन था, अमेरिका का भी दुश्मन था, क्योंकि पाकिस्तान का अमेरिका अलाई था, तो पाकिस्तान को सोवियत यूनियन दुश्मन समझता था। उसके चक्कर में इंडिया उसके पास चला गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके साथ कोई जंग वाली सिचुएशन हुई तो हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे और पूरी हम आपको मदद करेंगे। तो ये फिर इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई और पाकिस्तान में इंटरफियरेंस इंडिया की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और फिर इवेंचुअली 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान से इंडिया पे हमला किया और इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान पे हमला किया। जब वो ईस्ट पाकिस्तान से जंग कर रहे थे तो जो आम लोग थे वो भी इंडियन आर्मी की मदद कर रहे थे और इधर पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों के साथ भी मदद कर रही थी, कोई उसकी हेल्प नहीं थी और इंडिया से भी लड़ना पड़ रहा था। और उधर से अमेरिका पाकिस्तान की मदद करना चाह रहा था तो सोवियत यूनियन बीच में आ गया। तो उसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जंग वाली सिचुएशन शुरू हो गई। तो फिर अमेरिका बैक आउट, क्योंकि अमेरिका ने ये सोचा कि मैं पाकिस्तान के लिए क्यों जंग लड़ूं, ये ना हो कि सोवियत यूनियन और बाद अमेरिका में के फिर दरमियान हाँ न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाए। फिर चाइना पाकिस्तान की मदद करना चाहता था, तो चाइना को फिर सोवियत यूनियन ने थ्रेटन किया, तो चाइना भी पाकिस्तान को मिलिटरीली हेल्प नहीं कर सका। तो इस सिचुएशन का इंडिया ने काफी फायदा उठाया और पाकिस्तान वो उसने मुक्ति बाहिनी की मदद से, आम बंगालियों की मदद से दे रीच टू ढाका, तो ढाका का सीज कर लिया ना। तो उसमें फिर पाकिस्तान आर्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, अगर वो लड़ते तो वो जीत नहीं सकते थे जंग, क्योंकि बंगाली लोग भी अपने जी अपने लोग भी यानी कि साथ नहीं थे अपनी आर्मी के साथ, और वो भी इंडियन आर्मी को मदद कर रहे थे, तो दे वर बाउंड टू बी डिफीटेड। तो हाँ अगर वो डिफीट होते बस तो फिर इंडिया ने कहा कि दे वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। पर मुक्ति बाहिनी जो थी, तो वो जो पाकिस्तानी आर्मी भी कम थी, 30-40 हजार टोटल पाकिस्तानी आर्मी थी, तो उनको ये रियलाइज करवा लिया गया कि फिर वो मुक्ति बाहिनी वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, तो आपके लिए बेहतर यही कि आप सरेंडर करें। अगर आप जी सरेंडर करेंगे तो भी गारंटी यू योर लाइफ के इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया टू द इंडियन आर्मी। और फिर हमारे सिविल जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे, जो उनकी फैमिलीज थी नंबरिंग 90,000, दे बिकेम द प्रिजनर्स ऑफ द वॉर। और इंडिया ने फिर वो मुक्ति बाहिनी के हवाले कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान वाज रिलीज फ्रॉम द पाकिस्तानी जेल और वहां से ईस्ट पाकिस्तान बिकेम द बांग्लादेश। तो इसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के डिफरेंसेस अपनी जगह, मगर इसमें जो क्रूशल रोल प्ले किया था ना वो इंडिया का रोल था। अगर इंडिया का रोल ना होता तो ईस्ट पाकिस्तानी या वेस्ट पाकिस्तानी आपस में लड़ मर के कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन निकाल लेते अपना ना। जैसे जी अमेरिका में भी सिविल नहीं सर, वॉर। इसमें सरेंडर करना भी तो मतलब अच्छा था ना, क्योंकि वो हाँ तो कह वो रहे थे कि हम कोई प्रोटेक्ट कोई करेंगे तो। हाँ कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। मगर वैसे मैं बात अच्छा कर रहा हूँ हाँ कि जी इंडिया का रोल, जैसे अमेरिका में भी सिविल वॉर हुई थी, तो वो लड़के इवेंचुअली दे अग्रीड ऑन समथिंग ना। मुल्क नहीं टूटा क्योंकि उसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट थी। जी जैसे दो भाई आपस में लड़ रहे हो, गुस्सा हो, और आप एक भाई को जो है वो पिस्टल पकड़ा दे या चाकू पकड़ा दे और वो कहेंगे गुस्से में अपने भाई को मार दो, तो इंडिया ने इस तरह का रोल प्ले किया। अगर इंडिया ना हाँ होता जी जी तो इवेंचुअली पाकिस्तान ना टूटता, कोई ना कोई हल निकल आता, निगोशिएशंस होती, उनकी अगर कोई डिमांड्स थी वो कुछ डिमांड्स तो पूरी कर दी गई थी, तो पूरी करके कोई हुकूमत बन जाती। तो इन माय ओपिनियन जो क्रूशियल रोल प्लेड वाज बाय द इंडिया, उसने जो कहते हैं ना एडिंग फ्यूल टू फायर, वो वाला रोल प्ले किया। जी फिर जी, उसमें इंटरनेशनल मतलब क्लेवर हाँ, प्ले किया। उसमें फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी रोल आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके बिकेम द रीजंस फॉर द डिसमेंबरमेंट ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान। और जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम भी था ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से। ठीक है समझा। तो